फॉरएवर बुक हेवन में खुश आमदीद। नावल अमर बेल, जिसकी राइटर हैं नीलम रियासत। उसकी ये 11वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। उस शाम भी वो एक म्यूज़िक कंसर्ट की कवरेज के लिए गई हुई थी। कंसर्ट 9 बजे के करीब ख़त्म हो गया। वो कंसर्ट ख़त्म होने से कुछ पहले ही हॉल से निकल आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि कंसर्ट ख़त्म होने के बाद इतना रश हो जाएगा कि उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो कंसर्ट के बारे में बातें करते हुए पार्किंग की तरफ आ रही थी जब उन्होंने अपने पीछे कुछ कह के सुने। उन दोनों ने मुड़कर देखा। वो 4 लड़कों का एक ग्रुप था जो उनसे कुछ फासले पर था, मगर उन लोगों की नज़रें उन्हीं पर जमी हुई थी। वाज़े तौर पर वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। वो दोनों उन्हें नज़रअंदाज करते हुए पार्किंग की तरफ जाने लगे। ये है हमारी नई जनरेशन, जिन्होंने 21वीं सदी में इस मुल्क को लीड करना है। 3 चीयर्स फॉर देम, शैला ने कहते हुए बुलंद आवाज़ में तल्खी से कहा। अलीज़ा ने कोई तबसरा नहीं किया। उन लड़कों की आवाज़ें और कह के अब और बुलंद हो गए थे। वो लोग मुसलसल उनके पीछे आ रहे थे। क्या ख्याल है, मुड़कर कुछ कहा जाए इनसे? शैला ने सरगोशी में अलीज़ा से पूछा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अभी हम लोग गाड़ी तक पहुंच जाएंगे, फिर ये खुद ही दफ़ा हो जाएंगे, अलीज़ा ने भी सरगोशी में जवाब देते हुए कहा। मगर ये लोग बेहुदा बातें कर रहे हैं, शैला ने कुछ एहतजाज किया। करने दो, हमारे रोकने पे ये बात तो नहीं आएंगे, ख्वामख्वाह बात बढ़ जाएगी और ये लोग यही चाहते हैं, शैला ने उसे समझाया। शैला मुतमईन नहीं हुई, लेकिन खामोश ज़रूर हो गई। वो दोनों अब गाड़ी के पास पहुंच गई थी, जबकि वो चारों लड़के भी पार्किंग में दाखिल हो गए। अलीज़ा और शैला ने अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर इत्मीनान का सांस लिया। अलीज़ा गाड़ी ड्राइव करते हुए सड़क पर ले आए। वो दोनों बड़े मुतमईन अंदाज में बातें कर रही थी जब अलीज़ा ने बैक व्यू मिरर से एक गाड़ी को बड़ी तेज़ी से अपने पीछे आते देखा। गाड़ी उन्हें ओवरटेक करने के बजाय उनके पीछे गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगी। गाड़ी में वही 4 लड़के सवार थे। अलीज़ा ने पहली ही नज़र में उन्हें पहचान लिया। ये तो पीछे आने लगे हैं, अब क्या करें? अलीज़ा ने कुछ परेशान होकर शैला से कहा। तुम कार की स्पीड आहिस्ता करो, हो सकता है आगे निकल जाएं। अलीज़ा ने शैला के मशवरे पर अमल करते हुए कार की स्पीड आहिस्ता कर दी। उन लड़कों ने भी अपनी कार की स्पीड आहिस्ता कर दी। शैला ने बेख्तियार अपने दांत पीसे। ये जलील पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम स्पीड बढ़ा दो, देखते हैं क्या हो सकता है। अलीज़ा ने एकदम कार की स्पीड बढ़ा दी। उन लड़कों की कार अब बराबर चलने के बजाय उनकी कार के पीछे आ रही थी। कुछ देर तक वो मुख्तलिफ सड़कों पर कार भगाती रही, मगर वो गाड़ी मुसलसल उनके पीछे रही। तुम मेरे घर ही चलो, हो सकता है वहाँ पीछा छोड़ दें, शैला ने उसे कहा। लेकिन रास्ते में अगर उन लोगों ने गाड़ी रोक ली तो तुम्हारे घर के रास्ते पर उस वक्त बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होती, अलीज़ा ने अपने खदशे का इजहार किया। तुम स्पीड बहुत तेज़ रखो और इन्हें ओवरटेक ना करने देना। एक बार मेरे घर के बाहर गाड़ी पहुंच गई तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। चौकीदार 1 मिनट में गेट खोल देगा, ना भी खोला तो बाहर तो आ ही जाएगा, फिर ये लोग वहाँ नहीं रुकेंगे। मगर मुझे तो अभी अकेले ही घर जाना है। तुम गाड़ी अंदर ले आना, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद चेक कर लेंगे कि ये लोग बाहर तो नहीं हैं, फिर तुम चले जाना। वैसे ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, हमें अंदर जाता देखकर दफ़ा हो जाएंगे, ये बस खौफ ज़दा कर रहे हैं हमें, शैला ने कहा। अलीज़ा ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय गाड़ी उस रोड पर मोड़ दी जहाँ शैला की कॉलोनी थी। बहुत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए वो शैला के घर पहुंची थी। उन लड़कों की गाड़ी भी अब पूरी रफ्तार से उनके पीछे थी और उनकी गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर मुड़ते देखकर उन्होंने 2-3 बार ओवरटेक करने की कोशिश की, मगर अलीज़ा हर बार कार की रफ्तार बढ़ाती रही। शैला के गेट के सामने पहुंचते ही उसने हॉर्न पर हाथ रख दिया और कार रोक दी। वो लड़के तेज़ी से उनकी गाड़ी के पास से गुजरे और फिर अलीज़ा ने उनकी कार की रफ्तार कम होते देखी। चौकीदार तब तक गेट खोल चुका था। अलीज़ा बर्क रफ्तारी से कार अंदर ले गई। उन दोनों ने पीछे मुड़कर चौकीदार को गेट बंद करते देखा और उनकी जान में जान आई। एक बात होता है, मैं दोबारा कभी रात को अकेले कहीं नहीं जाऊंगी, अलीज़ा ने गहरे सांस लेते हुए कार की सीट के साथ टेक लगा ली। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये लोग दफ़ा हो गए होंगे, सारा मूड गारत कर दिया उन्होंने। मैं चौकीदार से कहती हूँ ज़रा बाहर जान कर देखें, शैला ने कार से निकलते हुए कहा। वो अब गेट की तरफ जा रही थी। अलीज़ा ने बैक व्यू मिरर से उसे चौकीदार से बातें करते देखा। चौकीदार चंद लम्हों के बाद छोटा गेट खोलकर बाहर निकल गया। शैला वापस अलीज़ा के पास आ गई। अब या तो तुम आज रात यहीं रह लो या फिर चंद घंटों के बाद चली जाना, इतनी घबराहट में कार चलाओगी तो, उसने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, नानो अकेली हैं और चंद घंटों के बाद क्या होगा, सड़कें और सुनसान हो जाएंगी। मैं चला लूँगी गाड़ी, तुम फिक्रमंद मत हो, कुछ देर पहले भी तो चलाई है, अलीज़ा ने उसे तसल्ली दी। चौकीदार अब वापस अंदर आ गया और उसने सड़क खाली होने की इत्तला दी। बस ठीक है, मैं चलती हूँ, मैं इंतज़ार करूँगी, जाते ही मुझे फ़ोन कर देना।
अलीज़ा ने कार स्टार्ट कर दी। शैला ने कहा। अलीज़ा सर हिलाते हुए गाड़ी को रिवर्स करने लगी। बैरूनी सड़क वाकई खाली थी। अलीज़ा कुछ और मुतमईन होगी। तेज़ रफ्तारी से उसने ज़िली सड़क अबूर की और फिर एक टर्न लेते ही उसका सांस रुक गया। उन लड़कों की गाड़ी अब वहाँ खड़ी थी और वो गाड़ी से बाहर खड़े थे। अलीज़ा गाड़ी वापस नहीं मोड़ सकी। अब उसका वक्त नहीं रहा था। अगले चंद हफ्ते अलीज़ा को एक बार फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में गुजारने पड़े। उसे अचानक अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हुआ और बहुत इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन ठीक हो गया मगर घर आने के दूसरे दिन बाथरूम जाते हुए गिरी और उसके टांके टूट गए। दोबारा टांके लगवाने के बाद एक हफ्ता तक वो बुखार में मुब्तला रही। उसका वज़न बहुत तेज़ रफ्तारी से कम होता रहा। इस तमाम अरसा के दौरान उमर से एक बार भी उसकी बात नहीं हुई। वो स्पेन जा चुका था और वहाँ सैर व तफरीह में मसरूफ़ था। जिस शाम तकरीबन 1 माह के बाद उसने फ़ोन किया, उस दिन भी अलीज़ा को बुखार था। नानू ने फ़ोन पर उमर को अलीज़ा के ऑपरेशन और उसकी बीमारी के बारे में बताया। उसने अलीज़ा से बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अलीज़ा फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनते ही रोने लगी। वो उसके रोने से ज़्यादा उसकी आवाज़ की नकाहत पर परेशान हुआ था। अलीज़े चुप हो जाओ यार, क्या हुआ? वो उसे किसी छोटे बच्चे की तरह बहलाने लगा। वो फिर भी रोती रही। तुम्हारा ऑपरेशन तो ठीक हो गया ना? उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। ग्रैनी बता रही थी तुम्हें बुखार है, ज़्यादा बुखार है। वो किसी न किसी तरह उसे खामोश करवाना चाह रहा था। वो अब भी रोती रही। अलीज़ा, मुझे तकलीफ़ हो रही है तुम्हारे रोने से, प्लीज़ चुप हो जाओ। वो चुप नहीं हुई। मुझे बताओ मैं क्या करूं? उसने बलाखिर थक कर कहा। मैंने आपसे कहा था आप वापस आ जाइए, आप नहीं आए। पता नहीं हर कोई मेरे साथ झूठ क्यों बोलता है। उसने हिचकियों और सिसकियों के दरमियान कहा और एक बार फिर रोने लगी। मैंने तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोला। मैं कल नहीं तो परसों जो भी फ़्लाइट मिलती है उससे आ जाता हूँ। अब तो रोना बंद कर दो। इस बार अलीज़ा वाकई चुप हो गई। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं बस आ जाता हूँ। अगर तुम्हारी ज़िद यही है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अब मुझे बताओ कि तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। रोने से उसके सर में दर्द होने लगा था। मेडिसिन ले रही हो? हाँ। और खाना? वो भी। तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ यहाँ से? पता नहीं। ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले आऊँगा। तुम बस ये करो कि मेरे आने तक अपना बुखार ख़त्म कर दो। मैं कम अज़ कम तुम्हें बिस्तर में देखना नहीं चाहता। नानू कहती है मैं हर वक्त लेटी रहूँ। आप कहते हैं मैं बिस्तर में नज़र ना आऊँ। फिर मैं क्या करूँ? उसने बेचारगी से कहा। तुम अपना बुखार ख़त्म कर दो ताकि ग्रैनी को तुमसे ये कहना ना पड़े। वो अब भी बच्चों की तरह उसे बहला रहा था। आप कल आ जाएंगे? वो उसकी बात के जवाब में उसे पूछने लगी। कल या परसों मगर आ जाऊँगा, उसने यकीन दिलाया। और तीसरे दिन वो वाकई उसके सामने था। अलीज़ा को उस दिन भी हल्का हल्का बुखार था और वो अपने कमरे में थी। जब वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ, वो उसे देखकर बेख्तियार मुस्कुराने लगी, मगर उमर उसे देखकर फ़िक्रमंद हो गया। अलीज़ा अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। वो सीधा उसके पास आकर बैठ गया। कम ऑन अलीज़ा, क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? मैं तो पहचान ही नहीं सका। वो उसके कंधे पर बाजू फैलाए कह रहा था। वो मुस्कुराई। उसकी फ़िक्रमंदी उसे अच्छी लग रही थी। उसके खुश होने के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो सिर्फ उसके लिए इतनी दूर से सब कुछ छोड़कर आ गया था। तुम्हारा बुखार कैसा है? उमर को एकदम याद आया। अलीज़ा के जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसने अलीज़ा के माथे पर हाथ रख दिया। अभी भी बुखार है? हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर ज़्यादा बुखार नहीं तो फिर उठो। वो खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगा। कहाँ जाना है? वो कुछ हैरान होते हुए उठकर खड़ी हो गई। कहीं दूर नहीं जाना, बस लाउंज तक जाना है। किसी से मिलवाना है तुम्हें? वो अब उसका हाथ पकड़े कमरे के दरवाजे की तरफ जा रहा था। किससे मिलवाना है? एक दोस्त से। वो मुस्कुराया। अलीज़ा कुछ हैरान हुई। इससे पहले उमर ने कभी उसे अपने किसी दोस्त से मिलवाने की कोशिश नहीं की थी। अब यकदम ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जिससे मिलवाना वो ज़रूरी समझ रहा था। मैं कपड़े चेंज कर लूँ? उसने ठिठकते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर दोबारा खींचने लगा। बालों में ब्रश तक नहीं किया है मैंने। अलीज़ा ने एहतजाज किया। यार, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है ब्रश की। तुम इस तरह भी बहुत खूबसूरत लगती हो। वो अब कमरे से बाहर निकल आए थे। ये दोस्त कहाँ से लाए हैं? अलीज़ा ने तजस्सुस के आलम में पूछा। उमर कुछ कहने के बजाय पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया। लाउंज में दाखिल होते अलीज़ा ठिठक गई। उसके बिल्कुल सामने सोफे पर नानू के साथ एक गैर मुल्की लड़की बैठी हुई थी। उसकी उम्र 23-24 साल की थी और उसके नकूश खासे तीखे थे। ब्लैक ट्राउज़र और सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस वो उस वक्त लाउंज की सबसे नुमायाँ चीज़ थी। अलीज़ा अपनी जगह से हिल नहीं सकी। आओ ना अलीज़ा, रुक क्यों गई हो? उमर अब उससे इंग्लिश में मुखातिब था। उस लड़की ने चौंक कर उन दोनों को देखा
और फिर उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अलीज़ा ने कुछ ख़ुशमगी नज़रों से उमर को देखा और फिर आगे बढ़ाई। अलीज़ा है मेरी कज़न, और अलीज़ा ये जॉर्डत है मेरी बहुत अच्छी दोस्त। उमर ने उन दोनों का तारुफ करवाया। अलीज़ा ने किसी रस्मी मुस्कुराहट के बगैर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जॉर्डत ने उससे हाथ नहीं मिलाया। वो चंद कदम आगे बढ़ी और बड़ी बेतकल्फ़ी के साथ उसने अलीज़ा के दोनों शानों पर हाथ रखते हुए उसका गाल चूम लिया। अलीज़ा उसकी इस गर्मजोशी पर बेख्तियार सटपटाई। कैसी हो अलीज़ा? वह पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उसने कहा। अलीज़ा ने उससे ये नहीं पूछा कि वो उसे कैसा तवक्को कर रही थी। वो एकदम हर चीज़ में दिलचस्पी खो बैठी थी। चंद लम्हे पहले तक उमर को अपने सामने देखकर वो जितनी खुश हुई थी, अब इस खुशी का कहीं नामो निशान भी बाकी नहीं रहा था। जॉर्डत अब वापस नानू के साथ सोफ़े पर बैठ गई थी। अलीज़ा कुछ झिझकते हुए एक दूसरे सोफ़े पर बैठ गई। उमर अब जॉर्डत का तफसीली तारुफ करवा रहा था। हमारी दोस्ती 10 साल पुरानी है। जॉर्डत में और मैं एक ही स्कूल में जाते रहे, फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी ये मेरे साथ ही रही। अलीज़ा को उसके तारुफ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उमर के चेहरे पर नज़रें जमाए बैठी रही। वो पिछले कई माह से वहाँ था और इस सारे अरसे के दौरान उसने एक बार भी जॉर्डत का जिक्र नहीं किया, और अब वो बता रहा था कि वो पिछले 10 साल से एक दूसरे के साथ हैं। अलीज़ा का दिल चाहा वो एकदम उठकर वहाँ से चली जाए, मगर वो खुद पर जब्त किए वहाँ बैठी रही। उमर तुम्हारा बहुत जिक्र करता है अलीज़ा, अभी भी तुम्हारे लिए स्पेन से वापस चले आए हैं। वो बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। जॉर्डत अब उससे कह रही थी। अलीज़ा को कोई खुशी नहीं हुई। तो ये वो ज़रूरी काम था जिसके लिए उमर बार बार वापस अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड और यही वो दोस्त थे जिनके साथ वो स्पेन गया था। अलीज़ा को यकीन था जॉर्डत के अलावा वो किसी दूसरे को स्पेन लेकर नहीं गया होगा। वो समझ नहीं पा रही थी उसे जॉर्डत पर रश्क आ रहा था या उसे हसद हो रहा था, या फिर वो उससे नफ़रत करने लगी थी। मुझे नींद आ रही है नानू, मैं सोने जा रही हूँ। जॉर्डत की लंबी चौड़ी गुफ्तगू के जवाब में अलीज़ा ने उठते हुए सिर्फ यही कहा। जॉर्डत ने कुछ हैरानी से उसे देखा। शायद उसे अलीज़ा से इतने सर्द मोहरी की तवक्को नहीं थी। उमर ने गहरी नज़रों से अलीज़ा को देखा। वो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अलीज़ा बैठो, कुछ देर बातें करते हैं। उमर ने उसे रोकने की कोशिश की, वो रुकी नहीं। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। वो इस बार उमर का चेहरा देखे बगैर लाउंज से निकल गई। लाउंज में चंद लम्हों के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फिर उमर ने उस खामोशी को तोड़ा। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए जॉर्डत से कहा। वो जवाबन कुछ बोले बगैर मुस्कुराई। उमर कमरे से निकल गया। अलीज़ा के कमरे पर दस्तक देकर उसने कमरे के अंदर जाने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। वो लॉक्ड था। वो रुक गया। उसने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार उसने अलीज़ा का नाम पुकारा। अलीज़ा ने अपने दरवाजे पर होने वाली दस्तक सुनी और उसकी आवाज़ भी पहचान ली, मगर वो उसी तरह खामोशी से अपने बेड पर लेटी रही। उसे इस वक्त उमर पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। उमर ने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी। मैं सो रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। इस बार उमर ने अलीज़ा की आवाज़ सुनी। तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकती हो, वो भी खाना खाए बगैर? उमर ने बुलंद आवाज़ में कहा। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं, अब आप जाइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर स्पेन से आया हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रही हो। उमर ने शिकायत की। आप कुछ भी छोड़कर नहीं आए, आप सब कुछ साथ ले आए हैं। अलीज़ा ने बेख्तियार कहा, और जवाबन उसने उमर की बेसाख्ता हंसी सुनी। तुम जॉर्डत की बात कर रही हो? अलीज़ा को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी समझ में नहीं आया वो फौरी तौर पर अपनी बात के अजाले के लिए क्या कहे। वो खामोशी रही। तुम्हें उसका आना अच्छा नहीं लगा? वो अब भी चुप रही। अलीज़ा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वो अब बुलंद आवाज़ में कह रहा था। उसे वापस भिजवा दूँ? वो अब पूछ रहा था। ठीक है, मैं उसे वापस भिजवा देता हूँ। उसे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। दरवाजे के बाहर अब खामोशी थी। अलीज़ा का पाँव बेख्तियार ब्रेक पर पड़ा और गाड़ी रुक गई। अलीज़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक लड़का गाड़ी का टायर बदल रहा था और शायद वो इसी वजह से वहाँ रुके थे, वरना इस तरह वहाँ ना रुकते। अलीज़ा ने उन लोगों के चेहरे पर एकदम हैरत देखी और फिर उन्होंने उसे उसकी गाड़ी को पहचान लिया। जब तक वो गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करती, वो तीनों भागते हुए उसकी गाड़ी के पास आ गए। अलीज़ा ने तेज़ी से दरवाजे को लॉक किया। खिड़की का शीशा पहले ही ऊपर था। वो तीनों उसी के दरवाजे की तरफ आए थे। सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि वो उस पर गाड़ी को मोड़ लेती। उसे गाड़ी को मुसलसल रिवर्स करना था जब तक कि वो उस पिछली सड़क तक ना पहुंच जाती जहां से उसने टर्न लिया था। वो लड़के अब उसकी गाड़ी के दाएं तरफ वाले दोनों दरवाज़ों के हैंडल्स पर हाथ रख के उन्हें खोलने की कोशिश कर रहे थे। इसमें नाकामी पर उन्होंने खिड़की के शीशों पर हाथ मारने की कोशिश कर दी। अलीज़ा बेहद खौफज़दा थी। उसे लग रहा था जैसे खिड़की का शीशा अभी टूट जाएगा।
उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसने ज़िंदगी में कभी गाड़ी नहीं चलाई। वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि उसका कौन सा पैर कहाँ होना चाहिए। वो खौफ के आलम में अपनी खिड़की के शीशे पर उनके हाथ देखने लगी। तब भी उनमें से एक लड़के की नज़र उसकी बराबर वाली सीट के दरवाजे पर पड़ी। अलीज़ा ने उसे कुछ कहते हुए उधर इशारा करते हुए देखा और फिर उन तीनों को अचानक गाड़ी की दूसरी की तरफ लपकते देखा। अलीज़ा ने बेख्तियार दूसरी तरफ देखा और उसके मुंह से चीख निकली। दूसरी खिड़की का शीशा खुला हुआ था। वो बिजली की तरह दूसरी सीट पर आते हुए तेज़ी से शीशा चढ़ाने लगी, मगर वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। अलीज़ा ने एक हाथ लॉक पर रख दिया। उनमें से एक लड़का खिड़की के अंदर हाथ डालकर लॉक से उसका हाथ हटाने लगा। आधा शीशा ऊपर जा चुका था। अलीज़ा ने लॉक से हाथ नहीं उठाया। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊपर करती रही। उस लड़के ने अपने हाथों के नाखूनों से उसके हाथ को बुरी तरह जख्मी किया। अलीज़ा ने अपना हाथ फिर भी नहीं हटाया। वो जानती थी कि वो उसका हाथ हर कीमत पर वहाँ से हटा देना चाहता था। गाड़ी का शीशा इतना ऊपर जा चुका था कि वो बाजू के अलावा खुद अंदर नहीं आ सकता था। मगर अब अलीज़ा खिड़की का शीशा पूरी तरह बंद नहीं कर सकती थी। उस लड़के ने एकदम लॉक पर रखे हुए उसके हाथ को छोड़ दिया और उस हाथ से उसके चेहरे पर मुक्का मारा। वो एक चीख के साथ पड़कर दूसरी सीट पर गिरी, मगर एक बार फिर उसने अपने दोनों हाथ उस लॉक पर रख दिए। सर नीचे झुकाकर उसने उसके मज़ीद किसी हमले से बचने की कोशिश की। उसके चेहरे में शदीद तकलीफ़ हो रही थी और वो अब रोते हुए खौफ से चीख रही थी। वो उनकी आवाज़ें सुन रही थी। वो लड़का अब दूसरे से कह रहा था, मैं इसके बाल खींचते हुए इसे लॉक से पीछे करता, तुम अपना हाथ अंदर डालकर लॉक खोल देना। अलीज़ा ने सर उठाकर उस लड़के को देखा। वो गर्दन मोड़े तेज़ आवाज़ में अपने पीछे खड़े दूसरे लड़के से मुखातिब था। उसका बाजू खिड़की के अंदर था और इस वक्त वो बिल्कुल साकित था। अलीज़ा ने बिजली की तेज़ी के साथ उसके बाजू पर अपने दांत जमा दिए। वो जितने ज़ोर से उसे काट सकती थी उसने काटा था। उस लड़के ने एक चीख मारी और तेज़ी से अपना बाजू गाड़ी से निकाल लिया। इससे पेशतर के दूसरा लड़का आगे बढ़ता। अलीज़ा ने शीशा बंद कर दिया। उसने उन लड़कों को गालियां देते सुना। वो रोते हुए अपनी सीट पर वापस आए और उसने गाड़ी स्टार्ट करके उसे रिवर्स करना शुरू कर दिया। वो लड़के अब उसकी गाड़ी के साथ भाग रहे थे। अलीज़ा ने एकदम उन्हें रुकते देखा। वो गाड़ी रिवर्स करती रही और फिर अचानक उसने एक लड़के को झुककर ज़मीन से कुछ उठाते देखा। जब वो सीधा हुआ तो अलीज़ा ने बेख्तियार चीख मारी। उस लड़के के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था और वो जान चुकी थी कि वो क्या करना चाहते थे। वो लड़का एक बार फिर दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ आया और अलीज़ा ने उसे विंड स्क्रीन पर वो पत्थर उछालते देखा। उसने आंखें बंद कर ली। उसे एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और अपने चेहरे और लिबास पर शीशे की किरचियाँ लगती महसूस हुई। विंड स्क्रीन टूट चुकी थी, मगर खुशकिस्मती से वो पत्थर उसे नहीं लगा था। वो गाड़ी रिवर्स करती रही। बायां बाजू उठाकर उसने अपने सामने की टूटी हुई स्क्रीन को आंखें खोले बगैर महसूस किया। उससे खौफ था कि आंखें खोलने पर हवा से उड़कर कोई किरची उसकी आंखों में जा घुसनी है, मगर स्क्रीन मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। जिस वक्त उसने आंखें खोली उस वक्त वो लड़के खासी दूर सड़क पर थे। खुशकिस्मती से गाड़ी सड़क पर ही रही थी और पीछे किसी चीज़ से नहीं टकराए, मगर वो सड़क गुजर चुकी थी जिस पर वो मुड़ना चाहती थी। वो गाड़ी रिवर्स करती रही। आगे की तरफ जाना बेकार था। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी तरह भी उन लड़कों के करीब जाए। उसने सोचा था कि वो उसी तरह गाड़ी रिवर्स करती जाएगी और आगे आने वाली सड़क पर मुड़ जाएगी। उसका खौफ अब कदरे कम हो गया। वो लड़के अब बहुत दूर रह गए थे, मगर वो अब भी उन्हें सड़क पर देख सकती थी। और तभी अचानक उसने खड़े उन लड़कों को पीछे मुड़कर देखते हुए देखा। अलीज़ा का सांस रुकने लगा। उन लड़कों की गाड़ी अब उसकी तरफ आ रही थी। यकीनन उस लड़के ने टायर तब्दील कर लिया था और अब वो गाड़ी को उन लड़कों की तरफ ला रहा था। और इसके बाद वो जानती थी वो इसके बाद क्या करते। वो एक बार फिर उसके पीछे आते और इस बार वो उनसे किसी तरह जान नहीं छुड़ा सकती थी। वो अब गाड़ी पर सवार हो रहे थे और अलीज़ा जानती थी कि चंद लम्हों के बाद वो उसके सर पर होंगे। उसने दुआएं पढ़ते हुए गाड़ी की स्पीड कुछ और बढ़ा दी और फिर अचानक उसे सड़क नज़र आ गई। गियर बदलते हुए उसने गाड़ी को उस सड़क पर डाल दिया। वो भी एक ज़ीली सड़क थी, मगर अब अलीज़ा ये नहीं जानती थी कि वो कौन सी सड़क है। उसे वाहिद तसल्ली ये थी कि गाड़ी अब रिवर्स गियर में नहीं थी और वो तेज़ रफ्तारी से उसे चला सकती थी, मगर सामने से आती हुई हवा उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर रही थी। तभी उसने साइड मिरर से उन लड़कों को उस रोड पर टर्न लेते देखा। उसने हॉर्न भींच लिया। वो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से उसके करीब आती जा रही थी। अलीज़ा ने बहुत तेज़ी से एक और टर्न लिया। जो वक्त गुजर रहा था उसके असाब जवाब देते जा रहे थे। उसे अंदाज़ा होने लगा कि वो बहुत तेज़ रफ्तारी से कार नहीं चला सकती, क्योंकि टूटी हुई विंड स्क्रीन से आने वाली हवा के थपेड़े उसे सड़क पर कुछ भी देखने नहीं दे रहे थे। वो वीरान सड़क थी। सामने से कोई सड़क नहीं आ रही थी, इसलिए वो किसी न किसी तरह उन पर गाड़ी चला रही थी। मगर वो जब भी मेन रोड पर पहुँचती वो
किसी न किसी हादसे का शिकार ज़रूर हो जाती। वहाँ वो इस तरह आंखें खोलते बंद करते गाड़ी नहीं चला सकती थी। वो फिर भी मेन रोड पर जाना चाहती थी। उसका ख्याल था वहाँ जाकर वो गाड़ी रोककर सड़क पर उतर जाएगी और मदद ले लेगी। वो जानती थी कि इतनी ट्रैफिक और लोगों के दरमियान वो लड़के उस तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते। उसे अब अपनी और शैला की हमाकत का एहसास हो रहा था। उन्हें उन लड़कों से जान छुड़ाने के लिए किसी भी चौक में तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल के पास गाड़ी रोक देनी चाहिए थी। वहाँ ट्रैफिक कांस्टेबल और लोग किसी न किसी तरह उनकी मदद कर सकते थे। उसकी दूसरी हमाकत ये थी कि एक बार शैला के घर पहुँचने के बाद उसने दोबारा अकेले निकलने की गलती की। मैं इसके ड्राइवर के साथ क्यों नहीं आई, या अपनी गाड़ी वहाँ छोड़कर मैं उसकी गाड़ी ले आती। कम से कम ये लोग गाड़ी को इतनी जल्दी न पहचान लेते। वो खुद को कोस रही थी। एक ज़िली सड़क से दूसरी ज़िली सड़क पर मुड़ते हुए उसे एहसास हो रहा था कि वो बुरी तरह इस इलाके में फंस चुकी है। वो ये तक नहीं पहचान पा रही थी कि वो किस सड़क पर है। उसे ये भी खौफ था कि गाड़ी की टंकी में ज़्यादा पेट्रोल नहीं था और गाड़ी कभी भी बंद हो सकती थी, या इस तरह चक्कर लगाते लगाते उसका टायर फ्लैट हो जाता तो। मुझे किसी घर के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए, किसी भी घर के अंदर, और फिर उनसे मदद लेनी चाहिए। उसने एकदम फैसला कर लिया। अलीज़ा ने कार चलाते हुए अब घरों के गेट देखने शुरू कर दिए और फिर एक मोड़ हुए वो घर एक घर के खुले गेट के अंदर ले गए। वो गाड़ी रोके बगैर सीधा पोर्च में ले गए और वहाँ खड़ी गाड़ी के पीछे उसे रोक दिया। उसने अपने पीछे गेट की तरफ से आते हुए चौकीदार को चिल्लाते सुना। अलीज़ा ने बर्क रफ्तारी से कार का दरवाज़ा खोला और नीचे उतर आए। गेट बंद कर दो, उसने चिल्लाकर चौकीदार से कहा, मगर वो उसकी तरफ आता रहा। उसे अचानक खौफ महसूस होने लगा कि लड़कों की गाड़ी भी उसी तरह खुले गेट से अंदर आ सकती है। अगर उन्हें यह शक हो गया कि ये उसका अपना घर नहीं है तो। गेट बंद कर दो, कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। और तभी उसे अंदाज़ा हुआ कि चौकीदार उसकी बात सुन नहीं पा रहा। वो खासा दूर था और मुसलसल उसकी तरफ आ रहा था। मुझे खुद भागकर गेट बंद कर देना चाहिए, उसने सोचा और एक कदम बढ़ाया। और ऐन उस वक्त उसने खुले गेट के सामने सड़क पर एक गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता रुकते हुए देखा। वो चारों गाड़ी में बैठे हुए गर्दनें मोड़े अंदर का जायज़ा ले रहे थे और अलीज़ा उनके बिल्कुल सामने थी। उसने पलक झपकते में उनको गाड़ी रोकते और फिर थोड़ा सा पीछे होते देखा और वो जान चुकी थी कि वो लोग गाड़ी अंदर लाने वाले हैं। वो सरपट घर के अंदरूनी इस दरवाजे की तरफ भागी और उसे खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वो उस घर का लाउंज था। अलीज़ा ने एक औरत को चीखते सुना। उसने उस औरत पर तवज्जो दिए बगैर पढ़कर उस दरवाजे को बंद किया और उसे लॉक करने की कोशिश करने लगी। उसे एक पल में अंदाज़ा हो गया कि वो दरवाज़ा लॉक नहीं हो सकता था। उसकी चाबी कॉल होल में नहीं थी, दरवाजे पर कोई चटखनी भी नहीं थी। अलीज़ा ने मुड़कर लाउंज में देखा। वहाँ एक औरत और मर्द हवास भागता उसे देख रहे थे। कौन हो तुम, अंदर क्यों आई हो? मर्द चिल्लाया। प्लीज़ मुझे छुपा लें, मेरे पीछे कुछ लड़के हैं, वो अंदर आ रहे हैं। वो उन सीढ़ियों की तरफ भागती हुई बोली जो उसने लाउंज में देखी थी। पलक झपकते में वो सीढ़ियों पर थी। नहीं, तुम हमारे घर से चली जाओ, निकलो यहाँ से, वो मर्द कह रहा था। मगर अलीज़ा रुकी नहीं। उसने बाहर कुछ भागते कदमों की आवाज़ें सुन ली थी और वो जानती थी कि लाउंज का दरवाज़ा किसी भी वक्त खुल सकता है। बर्क रफ्तारी से सीढ़ियाँ पलांगते हुए वो ऊपर की मंजिल पर आ गई और एक कॉरिडोर में दाखिल हुई। वहाँ कुछ कमरों के दरवाजे नज़र आ रहे थे। उसने पहला दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुला, वो लॉक्ड था। तभी उसने लाउंज में शोर सुना। वहाँ बहुत से लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मर्द अब बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था। अलीज़ा भागती हुई अगले दरवाजे पर पहुंची और हैंडल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोल दिया। दूसरे ही लम्हे वो कमरे के अंदर थी। उसने पढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। की होल में लगी हुई चाबी उसने घुमाकर दरवाजे को लॉक कर दिया और इसके बाद ऊपर लगा हुआ बुलेट चढ़ा दिया। वो एक बहुत बड़ा कमरा था और उसकी लाइट ऑन थी। बिस्तर की सिलवटों से महसूस हो रहा था कि वहाँ चंद लम्हे पहले कोई सोया या लेटा हुआ था, मगर अब वहाँ कोई भी नहीं था। और तभी उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर रखे वो फ़ोन पर पड़ी। अखड़े हुए सांस और पसीने से भीगे हुए वजूद के साथ वो चील की तरह फ़ोन पर झपटी। उसने बर्क रफ्तारी से रिसीवर उठाकर शैला का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। उसे सीढ़ियों पर किसी के भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग यकीनन अब ऊपर आ रहे थे। उसका सांस रुकने लगा। वो किसी भी लम्हे उस तक पहुँचने वाले थे। बेल हो रही थी मगर कोई भी रिसीवर नहीं उठा रहा था। या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह के वास्ते फ़ोन उठाओ, वो इल्तिजाई अंदाज में बुड़बुड़ाने लगी। और तभी दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, उसने शैला की आवाज़ सुनी, मगर इससे बेशतर कि वो कुछ बोलती उसने साथ वाले कमरे पर किसी को ठोकर मारते सुना और फिर कोई बुलंद आवाज़ में गालियाँ देते हुए उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगा। शैला, मैं अलीज़ा हूँ, उसने खड़े हुए सांस के साथ सरगोशी में कहा। वो अभी उसका दरवाज़ा नहीं बजा रहे थे और वो चाहती थी कि उन्हें ये शक ना हो कि वो इस कमरे के बजाय साथ वाले कमरे में। अलीज़ा, तुम घर पहुँच गई हो? शैला ने दूसरी तरफ से उससे पूछा। मैं घर नहीं पहुँची हूँ। क्यों, और तुम इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हो? शैला की आवाज़ में हैरत थी। शैला, प्लीज़ इस वक्त कोई सवाल मत करो, सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं मुसीबत में हूँ। वो लोग मेरे पीछे आए थे, मैं एक घर में घुस गई हूँ और एक कमरे से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। वो लोग भी अंदर आ चुके हैं और अब साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे दूसरी तरफ से शैला की चीख सुनाई दी।
प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। अलीज़ा की हिम्मत जवाब दे गई। वो रोने लगी। तुम कहाँ हो, किस घर में हो? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं, मगर मैं तुम्हारे ही इलाके में हूँ। घर का एड्रेस बता सकते हो? नहीं। घर की कोई निशानी? नहीं नहीं। वो गड़गड़ाई और तभी उसने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर एक आवाज़ सुनी। मुझे लगता है वो यहाँ है, इस कमरे की लाइट ऑन है, नीचे जाकर चाबियाँ लाओ। शैला शैला वो मेरे कमरे तक पहुँच गए हैं, उसने रोते हुए उसे बताया। मम्मी मम्मी मोबाइल से पुलिस का नंबर मिलाइए, मम्मी मोबाइल से पुलिस का नंबर मिलाइए, उसने शैला को चिल्लाकर अपनी मम्मी को हदायत देते सुना। अब दरवाजे पर ठोकरें मारी जा रही थी। वो गालियों की आवाज़ें सुन रही थी। अलीज़ा घुटी हुई आवाज़ में रो रही थी। अलीज़ा अलीज़ा फ़ोन बंद मत करना, हम कॉल ट्रेस करवाते, देखो घबराना मत। वो शैला की आवाज़ सुन रही थी, वो भी अब रो रही थी। अलीज़ा अलीज़ा, उसने रिसीवर पर अब शैला के भाई फ़ारूक की आवाज़ सुनी। फ़ारूक, दरवाज़ा टूटने वाला है, वो अंदर आ जाएंगे, वो अभी अंदर आ जाएंगे। वो एकदम बुलंद आवाज़ में चिल्ला उठी। दरवाज़ा वाकई इतनी बुरी तरह धड़धड़ाया जा रहा था कि यूँ लगता था कि वो किसी भी लम्हे टूट कर नीचे गिर पड़ेगा। अलीज़ा कमरे में बाथरूम देखो, वहाँ अगर बाथरूम है तो उसके अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लो और कमरे की लाइट ऑफ कर देना। फ़ोन अगर बाथरूम के अंदर ले जा सकती हो तो ले जाओ, अगर तार लंबी है तो फिर फ़ोन उठाकर बेड के नीचे छुपा दो, मगर फ़ोन बंद मत करना। फ़ारूक बुलंद आवाज़ में उसे हदायत देने लगा। हम कॉल ट्रेस कर लेते हैं, हम अभी तुम तक पहुँच जाएंगे, घबराना मत, रो मत। मुझे एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, वो बाथरूम का ही होगा, तुम वहाँ चली जाओ और अंदर जाकर देखो वहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसे तुम अपने दफ़ा के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। और मुझे ये बताओ, तुम जिस घर के अंदर गई हो क्या गाड़ी लेकर गई हो? हाँ, दरवाजे पर कोई चीज़ मारी गई थी। अलीज़ा के हाथ से रिसीवर गिर गया। दरवाज़ा बुरी तरह हिला था। वो भागते हुए बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और बुलेट चढ़ा लिया। बाथरूम में एक नज़र दौड़ाते ही उसे अपने बिल्कुल सामने एक और दरवाज़ा नज़र आया। वो बाथरूम यकीनन 2 कमरों के दरवाजे का था और वो कमरा वही था जिससे उसने सबसे पहले खोलने की कोशिश की थी, मगर वो बंद था। उसने बर्क रफ्तारी से वो दरवाज़ा खोला और उसके हलक से चीख निकली। कमरे में 16-17 साल एक लड़का नाइट ड्रेस में उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो भी उसे देखकर बेहद खौफज़दा हो गया। कमरे में नाइट बल्ब जला हुआ था और बाथरूम के खुले दरवाजे की रोशनी ने सिर्फ इतनी जगह को रोशन किया था जहाँ वो खड़ा था। आप कौन है, यहाँ क्यों आई हैं? अलीज़ा को फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि वो इस घर का एक फ़र्द है और यकीनन वो कुछ देर पहले ही अपने दरवाजे पर पड़ने वाली ठोकरों से खौफज़दा होकर उठा होगा, मगर उसने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की और फिर शायद बाथरूम में होने वाला शोर सुनकर वो इधर आया होगा। मगर उसी लम्हे अलीज़ा उसी बाथरूम से बाहर निकल आई। अलीज़ा ने मुड़कर बाथरूम के उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। प्लीज़ मेरी मदद करो, ये लोग मुझे पकड़ना चाहते, वो इस कमरे का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं और इसके बाद वो इस बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर यहाँ आ जाएंगे। वो अंधेरे में उस लड़के के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाई। मेरे पापा और मम्मी ठीक है? उस लड़के ने उससे पूछा। हाँ, वो ठीक होंगे, उन लड़कों के पास कोई हथियार नहीं है, उन्होंने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, ये सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो बुरी तरह रो रही थी। मेरे पास मोबाइल है, मैंने पुलिस को फ़ोन किया है। वो लड़का बात करते करते रुक गया। एक धमाके की आवाज़ आई थी। बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा यकीनन टूट गया था। वो दोनों खौफज़दा होकर एक दूसरे को देखने लगे। बाथरूम का दरवाज़ा अब धड़धड़ाया जाने लगा था। प्लीज़ मुझे कहीं छुपा दो, वो लोग ये दरवाज़ा भी तोड़ देंगे। वो पूरी तरह वहशत ज़दा हो चुकी थी। मेरे कमरे की खिड़कियाँ पोर्च की छत पर खुलती हैं, आप वहाँ उतर जाइए और लेट जाइए, अंधेरे में आप नज़र नहीं आएंगे, या आप वहाँ से नीचे लॉन में उतर सकें तो, मगर पता नहीं ये कितने लोग हैं, अगर नीचे कोई हुआ नहीं आप बस पोर्च की छत पर उतर कर वहाँ छुप जाइए। अगर ये लोग मेरा दरवाज़ा धड़धड़ाना बंद ना कर देते तो मैं भी वहीं छुपता। ये लोग अभी दरवाज़ा तोड़ते मैं बहुत वक्त ले लेंगे, हो सकता है तब तक पुलिस आ जाए। अगर पुलिस नहीं भी आती तब भी मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आप मेरे कमरे में आई थी और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर चली गई। उस लड़के ने तेज़ी से खिड़कियाँ खोलते हुए कहा। इस नंबर पर रिंग करके अपने घर का एड्रेस बताओ। अलीज़ा ने खिड़की पर चढ़ते हुए उसे शाला और नानू के नंबर बताए और लड़के ने सर हिला दिया। वो बड़ी एहतियात और खामोशी से पोर्च की छत पर उतर गई। उसने अपने पीछे खिड़कियों को दोबारा बंद होते देखा। घर का गेट अब बंद था। अलीज़ा का दिल बैठने लगा। बाहर चौकीदार नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल खामोशी थी। वो पोर्च की छत से नीचे उतरना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं कर सकी। लॉन की तमाम लाइट्स ऑन थी और पोर्च भी रोशन था। कोई भी उसे नीचे उतरते देख लेता तो वो नहीं जानती थी वो चारों अंदर थे या फिर उनमें से कोई बाहर भी था। वो पोर्च की छत के सबसे तारीक कोने में जाकर बैठ गई और तभी उसने कमरे को रोशन होते देखा जिसकी खिड़कियों से वो उतरी थी। यकीनन वो लोग अब वहाँ थे और अगर उनमें से किसी ने खिड़कियों के पर्दे हटा दिए तो वो फ़ौरन जान जाते कि खिड़कियों में कोई ग्रिल नहीं थी और उसके ज़रिए नीचे उतरा जा सकता था। उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो दम सहादे वहीं बैठी रही।
और फिर अचानक उसने दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाज़ सुनी। उसका रुका हुआ सांस एकदम बहाल होने लगा। उसे अंदाज़ा था कि सायरन की आवाज़ घर के अंदर भी जा रही होगी और वो चारों लड़के अब वहाँ नहीं ठहरेंगे। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि सायरन की सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, एक से ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ सायरन बजा रही थी। उसने एकदम नीचे पोर्च में दरवाज़ा खुलने और कुछ भारी कदमों की आवाज़ें सुनी। फिर उसने एक लड़के को भागकर गेट की जानिब जाते हुए देखा। वो पोर्च की छत पर सर नीचे करके लेट गए। नीचे पोर्च में कोई गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। फिर उसने एक गाड़ी के दरवाजे की आवाज़ सुनी। उसने फिर भी गर्दन नहीं उठाई। वो वहीं गहरे सांस लेते हुए लेटी रही। पोर्च में अभी एकदम कुछ और आवाज़ें आने लगी। उसने एक औरत की आवाज़ सुनी। अलीज़ा जान गई कि घर के अफराद बाहर निकल आए थे। वो चारों लड़के यकीनन वहाँ से जा चुके थे। अलीज़ा अब भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे अपना वजूद बेजान लग रहा था। उसे कुछ देर पहले के वाक़यात पर यकीन नहीं आ रहा था। पहली बार उसे अपने जबड़े और हाथ में तकलीफ़ का एहसास होने लगा। अलीज़ा ने आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश की। उठकर बैठने के बाद उसने अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर मुँह छुपा लिया। सायरन की आवाज़ें अब बहुत करीब आती जा रही थी। वो शौक के आलम में चेहरा घुटनों में छुपाए बैठी रही। अगले दिन 10 मिनटों में उसने उस घर के बिल्कुल सामने पुलिस की एक मोबाइल रुकते हुए देखी। सायरन की आवाज़ कानों को फाड़ रही थी। अलीज़ा ने एक नज़र उस गाड़ी पर डाली और फिर गर्दन दोबारा अपने घुटनों में फंसा ली। सायरन की आवाज़ अब बढ़ती जा रही थी। वो बहुत सारी गाड़ियों के टायरों की आवाज़ें सुन सकती थी, मगर वो गर्दन नहीं उठा पा रही थी। आप ठीक है? उसने अचानक अपने करीब एक आवाज़ सुनी। अलीज़ा ने सर उठाया। उसके सामने पोर्च की छत पर वहीं 16-17 साल लड़का खड़ा था, मगर अब उसके साथ 13-14 साल एक और लड़का भी था। वो यकीनन उन्हीं 2 खुली खिड़कियों से कूद कर आए थे। वो लोग चले गए हैं, पुलिस आ गई है, खतरे वाली कोई बात नहीं। मेरे मम्मी पापा और बहन भाई बिल्कुल ठीक हैं। वो बड़ी खुशी के साथ उसे बता रहा था। वो मुस्कुराना चाहती थी, मगर उसे एहसास हुआ कि वो मुस्कुरा नहीं सकती। वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो सिर्फ उसका चेहरा देखती रही और फिर उसने गर्दन मोड़कर बाहर सड़क देखी। गेट एक बार फिर खुला हुआ था और सड़क पुलिस की गाड़ियों से भरी हुई थी। सायरन अब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे। वो गेट के अंदर और बाहर पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस बहुत से लोगों को देख सकती थी। आइए वापस कमरे में चलते हैं, उस लड़के ने अलीज़ा से कहा। वो लड़खड़ाते कदमों से उठ खड़ी हुई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों में जूता है, न गले में दुपट्टा। वो लड़के अब उसके आगे चल रहे थे। खिड़की के पास पहुंचकर वो बड़ी फुर्ती से खिड़की पर चढ़ गए। मगर अलीज़ा को अंदाज़ा हो गया कि वो खिड़की पर नहीं चढ़ सकती। वो लड़का अब नीचे हाथ लटकाए हुए उसकी मदद करना चाह रहा था। नहीं मैं चढ़ सकती। वो सर हिलाते हुए एक बार फिर पोर्च की छत पर बैठ गए। उसने उन लड़कों को खिड़की से गायब होते देखा। चंद मिनटों बाद पोर्च की छत से एक सीढ़ी लगाई गई। अलीज़ा को एक बार फिर उस लड़के का सर नज़र आया। आप यहाँ से आ जाइए, वो लड़का कहते हुए नीचे उतर गया। अलीज़ा ने सीढ़ी पकड़कर नीचे झांका और वो नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर सकी। नीचे बहुत से लोग खड़े थे। वो एकदम पीछे हट गई। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो सीढ़ी पर पहला कदम रखते ही नीचे गिर जाएगी। उसके पैरों में इतनी लर्जिश थी। फिर उसने नीचे से किसी को अपना नाम पुकारते सुना। एक लम्हे में वो आवाज़ पहचान गई। वो अब्बास हैदर था, अंकल अयाज़ हैदर का तीसरा बेटा। वो भी पुलिस में था और लाहौर में ही पोस्टेड था। अलीज़ा, मैं अब्बास हूँ, नीचे आ जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बुलंद आवाज़ में उसका नाम पुकारते हुए कह रहा था। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर उसे बेतहाशा रोना आ रहा था। वो जानती थी कि अब्बास की शक्ल देखते ही वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी, बल्कि इस वक्त अपनी फैमिली के किसी भी शख्स को देखकर वो रोने के अलावा कुछ ना करती। उसने अपने कपकपाते होंठों को भींच लिया और सीढ़ी की तरफ बढ़ गई। नहीं, इतने लोगों के सामने मुझे रोना नहीं है, और फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, उसने दिल ही दिल में कहा और नीचे झांका। वह सब सीढ़ी पर हाथ रख के खड़ा था। शायद वो चढ़ने का सोच रहा था, मगर एलिज़ा को नमूदार होते देखकर वो चंद कदम पीछे हट गया। वेरी गुड एलिज़ा, आ जाओ नीचे, उसने उसे पचकारते हुए कहा। वो होंठ भींचे कांपते हुए कदमों के साथ सीढ़ी उतरने लगी। आखिरी सीढ़ी पर आते अब्बास ने उसे आगे बढ़कर थाम लिया। तुम ठीक हो? वो नरम लहजे में उसे पूछने लगा। अलीज़ा ने उसके चेहरे की तरफ देखे बगैर सर हिलाया। वो खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी। वो अब पुलिस वालों को हिदायत दे रहा था। वो उसके साथ चलती हुई पोर्च में आ गई और तभी उसने एक शख्स को अपनी तरफ बढ़ते देखा और उसका सारा हौसला जवाब दे गया। वो उमर था। अब्बास के बरक्स वो यूनिफॉर्म में नहीं था। उसे नंगे पाँव दुपट्टे के बगैर इस हालत में उसके सामने आकर बेतहाशा बेइज्जती का एहसास हुआ। मगर वो जब उसके करीब आया तो वो नन्हे बच्चों की तरह उससे लिपट कर बुलंद आवाज़ में रोने लगी। इसे गाड़ी में ले जाओ, उसने अब्बास को कहते सुना। उमर बहुत नरमी के साथ उसे अपने साथ लिपटा उसका सर थपक रहा था। पानी लेकर आओ, वो अब किसी से कह रहा था। उसने एलिज़ा को चुप करवाने की कोशिश नहीं की। गाड़ी में देखो, इनका दुपट्टा और जूता है, अगर नहीं तो घर के अंदर देखो या इनसे मांग लेना। वो मुसलसल किसी को हदायत दे रहा था। काफ़ी है एलिज़ा, नरमी से कहते हुए उसने एलिज़ा को खुद से अलग कर दिया। सर, ये इनका जूता, दुपट्टा और बैग।
एक कांस्टेबल गाड़ी के अंदर से उसकी चीज़ें लेकर पास आ गया। उमर ने दुपट्टा और बैग पकड़ लिया। वो जूता पहनने लगी। उमर ने दुपट्टा उसके कंधे पर रख दिया। अलीज़ा ने दुपट्टा ठीक से फैलाते उसके एक कोने से अपना चेहरा साफ किया और बैग के लिए हाथ फैलाया। ये मैं पकड़ लेता हूँ, तुम पानी पी लो। उसने अब घर के अंदर से मंगवाया जाने वाला पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। अलीज़ा ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। और चाहिए? उसने पूछा। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। उमर ने उसके हाथ से गिलास लेते हुए उस शख्स की तरफ बढ़ाया जो पानी लेकर आया था। गिलास देने के बाद उसने बहुत नरमी से अलीज़ा की थोड़ी पर हाथ रखकर चेहरा ऊपर करते उसके चेहरे का जायज़ा लिया। यहाँ क्या हुआ है? अलीज़ा की आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी। उनमें से किसी ने मारा है? उसने सर हिला दिया। उमर ने उसके चेहरे से अपना हाथ हटा लिया। आओ चलें। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। पुलिस की किसी गाड़ी की तरफ ले जाने के बाद वो उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले आया। पिछला दरवाज़ा खोलकर उसने उसका बैग अंदर रखा और फिर उसे बैठने के लिए कहा। मैं अभी आता हूँ। दरवाज़ा बंद करके चला गया। सड़क पर मौजूद पुलिस की गाड़ियाँ अब वहाँ से रवाना हो रही थी। अलीज़ा ने दूर एक गाड़ी के पास अब्बास और उमर को चंद दूसरे पुलिस वालों के साथ बातें करते देखा। वो 10-15 मिनट तक वहीं बातें करते रहे। फिर उसने अब्बास को उस घर के अंदर जाते देखा जहाँ उमर उसकी तरफ गया था। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर वो उसके पास आकर बैठ गया। अब मुझे तफसील से बताओ, क्या हुआ था? शैला से मैं बात कर चुका हूँ। ये जानता हूँ वो 4 लड़के थे। गाड़ी का नंबर भी उस घर के चौकीदार ने बता दिया। मैं शैला के घर से यहाँ तक की सारी तफसील जानना चाहता हूँ, वो बड़े नरम अंदाज में कह रहा था। और प्लीज़ कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। अलीज़ा ने सीट के पोस्ट पर अपना सर रख दिया। उसे वो सब याद करते हुए खौफ आने लगा था। मैं बहुत थक गई हूँ, इस वक्त मुझे घर ले जाइए। मैं सुबह बता दूँगी। मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा, मगर ये सब जानना ज़रूरी है। हम उन्हें अभी पकड़ना चाहते हैं। वो चुपचाप विंड स्क्रीन से बाहर देखते रहे। उमर चल हमें मुंतज़िर नज़रों से उसे देखता रहा, फिर कार के खुले दरवाजे से नीचे उतर गया। 10 मिनट बाद वो दोबारा नमूदार हुआ। अलीज़ा ने दूर से उसके पीछे चलते हुए एक शख्स के हाथ में एक ट्रे देखी। कार के पास आने पर उमर ने दरवाज़ा खोल दिया। उस शख्स ने वो ट्रे कार की पिछली सीट पर रख दी और दरवाज़ा खुला छोड़कर चला गया। उमर अब पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ गुल्लू कंपार्टमेंट से कुछ निकाल रहा था। चंद लम्हों बाद वो बिस्किट का एक पैकेट लेकर पिछली सीट पर आ गया। अलीज़ा उस वक्त तक ट्रे में रखे हुए चाय के 2 कप्स में से एक उठा चुकी थी। उमर ने बिस्किट का पैकेट खोलकर ट्रे में रख दिया और दूसरा कप उठा लिया। अलीज़ा को उस वक्त बेतहाशा भूख लग रही थी। यके बाद दीगरे उसने तकरीबन सारे बिस्किट खा लिए। उमर खामोशी से उसे देखते हुए चाय पीता रहा। जब उसने चाय का कप ट्रे में रख दिया तो उमर ने उससे कहा, अब बात शुरू करते हैं। अलीज़ा ने उसे कोई सवाल नहीं किया। वो ट्रांस में आए हुए किसी शख्स की तरह उसे अटक अटक कर सारी तफसीलात बताती रही। उमर उससे छोटे छोटे सवाल पूछता रहा। गुफ्तगू के दौरान उसने अलीज़ा के हाथ पर लगी हुई वो खराशें भी देखी जिनसे अभी तक खून रस रहा था। अलीज़ा ने गाड़ी में बैठने के बाद अपने बैग से टिश्यू निकाल कर हाथ को साफ करने की कोशिश में नाकाम होने के बाद वो टिश्यू उस पर लपेट दिया। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने उमर को खामोशी से गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाते देखा। इस बार उसकी वापसी आध घंटे के बाद हुई। अब्बास भी उसके साथ था, मगर गाड़ी की तरफ आने के बजाय वो दोनों एक बार फिर पुलिस की गाड़ी की तरफ चले गए। 10 मिनट तक वहाँ खड़े कुछ पुलिस वालों से बातें करते रहे। फिर अलीज़ा ने उन दोनों को अपनी तरफ आते देखा। अब्बास पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया, जबकि उमर ने पिछला दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर रखी हुई ट्रे निकाली और उसी शख्स को थमा दी जो पहले वो ट्रे लाया था। फिर वो खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अलीज़ा ने उसी वक्त अपनी गाड़ी को गेट के अंदर से बाहर आते देखा। उसे कोई पुलिस वाला ड्राइव कर रहा था। उमर ने अब अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब्बास के पास एक वायरलेस सेट था जिसे उसने हैंड ब्रेक के पास रख दिया। पहले तो हॉस्पिटल चलते हैं, थोड़ी फर्स्ट एड तुम्हें मिल जाए, इसके बाद फिर घर चलेंगे। ग्रैनी को मैंने बता दिया है तुम्हारे बारे में, और शैला तुमसे बात करना चाहती है, तुम उसे कॉल कर लो। उमर ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अलीज़ा ने थके थके अंदाज में मोबाइल ले लिया। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मेरी तो जान पर बनी हुई थी। कॉल मिलते ही शैला ने उससे कहा, लो मम्मी से बात करो। अलीज़ा ने बारी बारी शैला की मम्मी पापा और दोनों बहन भाइयों से बात की। फिर उसने फ़ोन बंद करके उमर की तरफ बढ़ा दिया। अलीज़ा मैं तो तुम्हारी बहादुरी पर हैरान हूँ, तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए। अब्बास खासिश गुफ्तगी से कह रहा था। अलीज़ा मुस्कुरा नहीं सकी। क्यों उमर, हम लोग तो इसे ख्वामखा डरपोक समझते थे, मगर ये तो खासी जुर्रतमंद खातून साबित हुई हैं। नहीं, मैंने तो कभी भी अलीज़ा को बुज़दिल नहीं समझा। अलीज़ा अपने बारे में की जाने वाली गुफ्तगू को दिलचस्पी के बगैर सुनती रही। वो जानती थी कि वो ना उसकी जुर्रत से मुतासिर हुए थे, ना ही उसने ऐसा कोई कारनामा किया था। वो सिर्फ उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रहे थे। हॉस्पिटल में फ़र्स्ट एड के बाद उसे कोई इंजेक्शन लगा दिया गया। वो वापस गाड़ी में आकर बैठी तो उमर ने उसके से खाने का पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अलीज़ा ने इनकार कर दिया। मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ, उसने कहा। गाड़ी चलने के कुछ देर बाद उससे एहसास हुआ कि वो लोग उसे घर नहीं ले जा रहे हैं।
उमर खिलाफ आदत गाड़ी बहुत आहिस्ता चला रहा था और बार बार जिली सड़कों पर गाड़ी मोड़ रहा था। वो दोनों आपस में कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। अलीज़ा को अपने असाब पर अजीब सा नशा तारी महसूस हो रहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसे कोई सुकूनावर इंजेक्शन दिया गया। इससे पहले कि वो उमर से घर न ले जाने के बारे में पूछती, उसने वायरलेस पर कोई पैगाम आते सुना। अब्बास ने पैगाम सुनना शुरू कर दिया। पकड़ लिया। अलीज़ा एकदम चौंक गई। मगर 2 लड़कियां 4 नहीं, गाड़ी की नंबर प्लेट वही है। तो ठीक है, ये वही होंगे। तुम लोगों ने उनसे बाकी 2 का पूछा? वो कह रहे हैं कि 2 ही थे। उन दोनों ने बाकी 2 को ड्रॉप कर दिया होगा। वो मान नहीं रहे, तो मनवाओ, पूछो उनसे किधर छोड़ कर आए हैं बाकी दोनों को। नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं लेकर जाना, हम लोग वहीं आते हैं। अब्बास ने वायरलेस बंद करते हुए उमर से कहा। गाड़ी पकड़ लिया, मगर उसमें 2 लड़कियां, और वो ये मान ही नहीं रहा है कि उन्होंने किसी का ताक़ुब किया, ना ही ये मान रहा है कि उनके साथ कोई और भी था। मेरा ख्याल है उन लोगों ने इस चीज़ को पहले ही वर्कआउट कर लिया है और उन लोगों को उनके घर ड्रॉप कर दिया है। अब्बास ने अभी बात ख़त्म की थी कि वायरलेस पर दोबारा पैगाम आने लगा। कुछ पता चला? क्या कह रहे हैं? अच्छा हाँ, जिसने अपना तारुफ करवाया सबसे पहले उसकी ठुकाई करो और बाकी बेफिक्र होकर करो। अब्बास ने ओवर कहते हुए बात ख़त्म कर दी। हरामज़ादा अपने बाप का तारुफ करवा रहा था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट है। अलीज़ा ने इस बार उन दोनों की गुफ्तगू में मदाखलत की। आप मुझे घर क्यों नहीं छोड़ रहे? अलीज़ा, तुम्हें हम वहीं लेकर जा रहे हैं। हम तो एक तो तुम इन चारों की शनाख्त करना, दूसरा इसके बारे में बताना जिसने तुम्हें मारा था। उमर ने उसे कहा। ये काम मैं सुबह कर लूँगी। सुबह आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाइए, लेकिन अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं उन लोगों का सामना करना नहीं चाहती। अलीज़ा ने बेबसी से कहा। अच्छा ठीक है। उमर ने गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ा दी। अलीज़ा का ख्याल था कि वो उसे नानू के पास लेकर जा रहा है, मगर ऐसा नहीं था। 10 मिनट बाद उन्होंने एक बहुत पोश इलाके की एक वीरान सड़क पर एक पुलिस मोबाइल के पास गाड़ी रोक दी। अलीज़ा का खून खुश्क होने लगा। उसने मोबाइल से कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी पहचान ली थी। वो उन्हीं लड़कों की गाड़ी थी, मगर इस वक्त वो खाली थी। अब्बास और उमर गाड़ी से उतर गए। वो मोबाइल के पिछले हिस्से की तरफ चले गए। कुछ देर बाद अलीज़ा ने अब्बास को एक लड़के को कॉलर से घसीटते हुए अपनी तरफ लाते देखा। वो एक पल में उसे पहचान गए। वो उन्हीं लड़कों में से एक था। अलीज़ा की खिड़की के पास आकर अब्बास ने उस लड़के के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अंदर देखो। उस लड़के ने अंदर देखा। अलीज़ा से उसकी आंखें मिली और उसने आंखें चुरा ली। मैं नहीं पहचानता, उसने अब्बास से कहा। अब्बास ने अलीज़ा की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा, तुम पहचानती हो इसे? हाँ, ये उनमें से एक है। अब्बास ने एक और थप्पड़ उस लड़के के मुँह पर मारा। अब हरामजादे, या तो तुम इन दोनों के बारे में बताओगे या फिर मैं तुम्हारी कब्र इसी वक्त यहाँ बनवा दूँगा। मैं बता देता हूँ, वो उन दोनों को घर छोड़ाएं। उनके सर, गलती हो गई हमसे, प्लीज़ माफ़ कर दें। वो एकदम अब्बास के सामने हाथ जोड़ने लगा। अब्बास ने पुलिस के एक सिपाही को उसे मोबाइल में बिठाने के लिए कहा। अब्बास वहीं खड़ा रहा। अलीज़ा ने उमर को गाड़ी की तरफ आते देखा। अब्बास गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। उमर, तुम इन लोगों की गाड़ी में बैठ जाओ। इन दोनों में से एक लड़के को भी इसी गाड़ी में बिठा देता। इन दोनों लड़कों के घरों पर जाकर उसी लड़के को गेट पर भिजवाना। ये इन्हें बारी बारी बाहर बुलवाएगा और फिर हम इन्हें पकड़ लेंगे। ये ना हो कि इन्हें कोई शक हो जाए और वो बाहर ही ना आए। जज के घर पर तो वैसे भी गार्ड लगी होगी और मैं नहीं चाहता वो किसी यूनिफॉर्म वाले को देखे। मुझे तो वैसे ही पहचान जाएंगे, इसलिए मैं गाड़ी पीछे रखूँगा। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते ही अब्बास ने उमर से कहा। उमर दोबारा गाड़ी से निकल गया। अब्बास पैसेंजर सीट से ड्राइविंग सीट पर आ गया। प्लीज़ मुझे तो घर छोड़ दें, मुझे नींद आ रही है। अलीज़ा ने एक बार फिर अब्बास से कहा। डोंट वरी, छोड़ देते हैं। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अलीज़ा ने पुलिस के मोबाइल और उन लड़कों की गाड़ी को सड़क पर हरकत में आते देखा। अब्बास की गाड़ी उन दोनों गाड़ियों से पीछे थी। 10 मिनट के बाद अलीज़ा ने मोबाइल की रफ्तार आहिस्ता होते देखी। अब्बास ने उसे ओवरटेक कर लिया। अब उसके आगे उन लड़कों की गाड़ी थी। अलीज़ा ने अचानक उस गाड़ी की एक खिड़की से उमर का बाजू बाहर निकलते देखा। वो कोई इशारा कर रहा था। अब्बास ने गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता करते हुए गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। उन लड़कों की गाड़ी मुसलसल चलती रही और फिर उन गाड़ी से खासा आगे जाकर वो गाड़ी रुक गई। अलीज़ा ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक लड़के को उतरकर दाएं तरफ के गेट पर जाते देखा। वो लड़का अब गेट पर बेल बजाकर चौकीदार से बात कर रहा था। 5 मिनट के बाद अलीज़ा ने घर के अंदर से एक और लड़के को बाहर आते देखा। वो उस लड़के के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अलीज़ा ने उन दोनों को गाड़ी में बैठते और गाड़ी को तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते देखा। उस गाड़ी के आगे बढ़ते ही अब्बास ने उस गाड़ी के पीछे जाने के बजाय वहीं सड़क पर गाड़ी मोड़ ली और बहुत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी। अलीज़ा ने कुछ फासले पर एक बार फिर मोबाइल को अपने पीछे आते देखा। कुछ देर बाद उस मोबाइल वैन ने उन लोगों की कार को ओवरटेक किया और आगे निकल गई।
अब्बास अब उसके पीछे जा रहा था। एक सड़क पर टर्न लेते ही अलीज़ा ने उन लड़कों की गाड़ी को वहाँ खड़े देखा। पुलिस की गाड़ी भी उसके पास जाकर रुकी और अलीज़ा ने कार से एक और लड़के को पुलिस की गाड़ी में मुंतकिल होते देखा। एक बार फिर वो तीनों गाड़ियाँ आगे पीछे दौड़ने लगी। एक सड़क पर मुड़ने के बाद अब्बास ने गाड़ी रोक ली। पुलिस की मोबाइल भी वहीं रुक गई, जबकि उमर वाली गाड़ी ऑफिसर्स कॉलोनी में दाखिल हो गई। अब वो गाड़ी उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अलीज़ा की बेचैनी और इस तरह में बहुत इजाफा हो गया था। अब्बास भाई प्लीज़ मुझे तो घर छोड़ दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अलीज़ा ने एक बार फिर अब्बास से कहा। अलीज़ा बस 10 मिनट और, इसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तुम आराम से सीट की पूंछ से टेक लगाकर सो जाओ, अब्बास ने उससे कहा। 10 मिनट बाद अचानक अब्बास के मोबाइल की घंटी बजने लगी। हेलो। अब्बास फ़ोन पर बात करने लगा। कुछ प्रॉब्लम हो गया? अलीज़ा ने दूसरी तरफ से उमर की आवाज़ सुनी। गाड़ी में इतनी खामोशी थी कि वो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ भी सुन रही थी। वो लड़का बाहर नहीं आ रहा। उसके बाप ने कहा है कि वो सो गया है। तुम उस लड़के से कहो कि उस लड़के से मोबाइल पर कांटेक्ट करे। अगर उस लड़के के पास मोबाइल है तो वो उस पर उससे कांटेक्ट करे, वरना फिर घर के नंबर पर। अब्बास ने मोबाइल बंद कर दिया। 5 मिनट वो उसी तरह गुजर गए। फिर मोबाइल पर एक बार कॉल आने लगी। नहीं, वो लड़का बाहर नहीं आया। उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया, जबकि घर का फ़ोन उसके बाप ने उठाया और वो यही कह रहा है कि वो सो गया है। अलीज़ा ने एक बार फिर उमर की आवाज़ सुनी। अब्बास ने उसकी बात के जवाब में कुछ गालियाँ दी और फिर कहा, उसने अपने बाप को अपने करतूत के बारे में बता दिया होगा और मुझे लगता है उन्हें कोई शक हो गया। मैं सिविल कपड़ों में कुछ लोगों को बुलवाता हूँ, उठा लाएंगे। वो उसे अंदर से गार्ड का पता करता हूँ कि वहाँ किसकी ड्यूटी है। कुछ देर के लिए उसे वहाँ से हटा देता हूँ। जब उस लड़के को अंदर से ले आएंगे तो फिर गार्ड को वापस भिजवा देंगे। अब्बास ने एक बार फिर मोबाइल बंद कर दिया और वायरलेस सेट पर किसी से बात करने लगा। मुझे सिविल कपड़ों में 8 बंदे चाहिए और गाड़ियाँ भी प्राइवेट होनी चाहिए। नंबर प्लेट बदलवा देना। अलीज़ा की गुनूदगी एकदम ख़त्म हो गई। वो उसकी बात गौर से सुनने लगी। वो अब एक जज का नाम लेते हुए दूसरी तरफ हदायत दे रहा था। पता करवाओ कि इसके घर में कौन तैनात है। पता करवाने के बाद इन लोगों को कहना कि कुछ देर के लिए इसे वहाँ से हटा दें। जज और उसकी फैमिली को कुछ नहीं कहना, उन्हें किसी कमरे में बंद कर देना। इसके बाद एक बेटे को वहाँ से लेकर आना है। उसका हुलिया तुम्हें उसके घर के बाहर खड़ी गाड़ी से बता दिया जाएगा। ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, उन्हें कहना वापस आने से पहले गार्ड को बांध दें। ओवर। अब्बास ने वायरलेस पर पैगाम ख़त्म कर दिया। किया तो अलीज़ा ने उससे परेशानी के आलम में पूछा। अब्बास भाई आप क्या करने वाले हैं? वो गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। पुलिस रेड। मगर इस तरह? हाँ भाई, इस तरह भी होता है। आप उनके घर जाकर खुद सब कुछ बता दें और उसे पकड़ लें, मगर इस तरह? वो समझ नहीं पाए कि उससे क्या कहे। आप ज़बरदस्ती घर में घुसेंगे? नहीं, परेशान मत हो, वो अंदर जाकर बता देंगे। अंदर तो जाना है किसी तरह। अब्बास के लहजे में हद दर्जा इत्मीनान था। मगर आप तो कह रहे थे कि वो। अब्बास ने उसकी बात काट दी। इस बात को छोड़ो कि मैं क्या कह रहा था। मुझे ये बताओ कि चेहरे पर ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अलीज़ा ने बेख्तियार अपना गाल छुआ। वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसका गाल सूज चुका था और यकीनन उस पर नील भी होगा। नहीं ठीक है, उसने कहा। अगली बार जब भी तुम घर से निकलो तो अपना मोबाइल ज़रूर साथ रखो। मोबाइल है ना तुम्हारे पास? नहीं, मुझे इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सुबह तुम्हें एक भिजवा दूंगा। नहीं, मैं ख़रीद लूँगी। मैंने कहा ना भिजवा दूंगा। रिज़ल्ट कब तक आ रहा है? ये आ चुका है। अभी नहीं आया, चंद हफ्तों तक आ जाएगा। पता चला था मुझे। कोई मैगज़ीन ज्वाइन किया हुआ है तुमने? हाँ, थोड़ा अरसा हुआ है। कैसा काम जा रहा है? वो उसे अपने काम की तफसील बताने लगी। वो बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। अलीज़ा को अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो कितनी महारत से बात का मौजू बदल चुका है। वक्तन फ़वक्तन वो गाड़ी से बाहर नज़रें दौड़ाता रहा। वो उसके एक और सवाल का जवाब दे रही थी जब उसने सुनसान सड़क पर अचानक आगे पीछे तेज़ रफ्तारी के साथ 2 गाड़ियाँ उस कॉलोनी के अंदर जाते देखी। अब्बास भी उन्हीं गाड़ियों को देख रहा था। जब गाड़ियाँ अंदर मुड़ गई तो उसने अलीज़ा से कहा, तुम खामोश क्यों हो गई? तुम्हें चाहिए तुम कोई इससे अच्छा मैगज़ीन ज्वाइन करो। अलीज़ा ने कुछ उलझकर उसे देखा और फिर उसके चेहरे पर संजीदगी पाई तो एक बार फिर उसके सवालों का जवाब देने लगी। 15 मिनट बाद उसने अचानक उमर वाली गाड़ी को उस कॉलोनी से निकलते देखा। अब्बास ने बड़ी फुर्ती से गाड़ी स्टार्ट कर दी। उमर की गाड़ी उनके बिल्कुल पास आकर रुकी और उमर नीचे आया। ड्राइविंग सीट से एक लड़का भी नीचे उतरा और फिर पिछली सीट से एक कांस्टेबल के साथ एक और लड़का नीचे उतरा। अलीज़ा ने एक सानिये में उसे पहचान लिया। वो वही लड़का था जिसने उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी। उमर अपनी गाड़ी की तरफ आया और पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। अलीज़ा, वो कौन लड़का है जिसने तुम्हें मारा था? अंदर बैठते ही उसने अलीज़ा से पूछा। जिसको आप अभी लेकर आए हैं, ये। अब्बास और उमर के दरमियान नज़रों का खामोश तबादला हुआ। ठीक है, अब तुम अलीज़ा को ले जाओ और अलीज़ा घर जाकर बिल्कुल आराम से सो जाओ। घबराने की कोई बात नहीं है। एवरीथिंग इज़ ओवर।
अब्बास ने गाड़ी से निकलते हुए गर्दन मोड़कर उसे कहा और ड्राइविंग सीट छोड़ दी। वो सिर्फ सर हिला सकी। उमर अब ड्राइविंग सीट पर आ चुका था और उसने गाड़ी मोड़ ली। मोबाइल के पास से गुजरते हुए अलीज़ा ने मोबाइल के पिछले हिस्से की तरफ अब्बास को उस लड़के को पीटते हुए देखा। वो उस लड़के को बुरी तरह ठोकरें मार रहा था जबकि वो लड़का ज़मीन पर गिरा हुआ था। फिर गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ गई। ये क्या कर रहे हैं? वो बेख्तियार खौफज़दा हुई। अभी इन चारों को क्या करेंगे? कुछ नहीं, पुलिस स्टेशन ले जाएगा, FIR काटेगा और फिर बंद कर देगा। इसके बाद कोर्ट में केस चलेगा, सज़ा वगैरह हो जाएगी। अलीज़ा को इत्मीनान हुआ। मेरी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी अब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अलीज़ा ने सीट की पुछ से टेक लगाते हुए आंखें बंद कर ली। ओह माय गॉड, इतना बड़ा वाक़या हो गया। मुझे नहीं था यार, ये काफ़ी दिलचस्प हो गया। मैंने कभी भी किसी भी नावल में इस तरह से इतनी तफसील से और इतना मतलब टेंशन का माहौल नहीं पढ़ा। मतलब मैंने बहुत सारे नावल्स पढ़े हैं लेकिन इतनी टेंशन मुझे कभी भी फ़ील नहीं हुई। मुझे अलीज़ा की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी कि उसके साथ क्या होगा और उसके साथ क्या करेंगे ये लोग। मुझे सच में टेंशन हो रही थी जब उन लड़कों ने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और वो किस तरह से सर्वाइव कर रही थी और वो किस तरह से भागी। और फिर बाद में उसके दोनों कज़न्स आ गए और जैसे उन्होंने उसको, वो कहते हैं ना कि उसको ट्रीट किया और उसको संभाला, वो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा लगा मुझे। और जिस तरह से वो उसको केयर कर रहे थे, उसको बातों में लगा रहे थे, तो यार बहुत बहुत मज़े का लगा। ये वाली एपिसोड बहुत मज़े की थी। हाय, इधर से मुझे उमर इतना अच्छा लग रहा है, मतलब कितना अच्छा इंसान है वो। और मुझे अभी से अफसोस हो रहा है कि इसने मर जाना है यार। मैं इसीलिए स्टार्ट नहीं करती ऐसे नावल्स। मुझे फिर क्या है कि मुझे दुख होता है, मुझे बहुत दुख होगा और तुम लोग मुझे रुलाना चाहते हो। मुझे अभी से रोना आ रहा है। खैर, मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।